बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर सच्चाइयाँ लेकर नम्रा अरूज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताऊंगी कि कश्मीर एक अलग रियासत कैसे बना। एक बरतानवी मौरख ने लिखा था कि भारत और पाकिस्तान कभी दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों ममालिक ने अपनी अपनी तारीख ईजाद कर ली है जो बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ है। देखा जाए तो उस मौरख ने दुरुस्त तज्जिया किया है, लेकिन अफसोस का पहलू ये है कि ये नए इजाद शुदा तारीख नफरत और खून में डूबी हुई है और दोनों ममालिक इस खून का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते हैं। सच्चाइयाँ कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। इस गैर हकीकी तारीख ने दोनों ममालिक के दरमियान नफरत और बदले की ऐसी आहनी दीवार खड़ी कर दी है जिसे अबूर करना दोनों ममालिक में से किसी के भी बस में नहीं है। और ये मसला यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता, बल्कि दोनों ममालिक अपनी अपनी तारीख में जुल्म और नफरत की मुबालिगा आमेज़ वाक़यात का मुसलसल इजाफा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो बाहमी नफरत में मज़ीद इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ नई नस्ल इस नफरत की खुराक पर पलकर मज़ीद दुश्मनी के रंग में रंगी जा रही है। नफरत की गोद में पली हुई नस्ल एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ कर सकती है, अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के ज़्यादातर मसाइल की बुनियाद ही मुबालगा आमेज़ हक़ाइक़ हैं और यही कुछ मसला कश्मीर के साथ मामला है। पाकिस्तान की जानिब से जब भी कश्मीर की बात होती है तो भारत की अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई करारदाद से शुरू होती है, जिसमें भारत ने कश्मीर के तस्वीये के लिए हक़ खुद इरादी का फॉर्मूला तय किया था। लेकिन सच्चाई ये है कि कश्मीर की किस्मत का फैसला तो उस करारदाद से पहले के वाक़यात ने ही कर दिया था, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। 1947 तक कश्मीर का कुल रकबा 84,471 मुरब्बा मील और आबादी 40 लाख से कुछ ज़्यादा थी, जिसमें मुसलमान 81% थे। उस वक्त कश्मीर 4 हिस्सों में तकसीम था और ये सूबा जम्मू कश्मीर जो भारतीय पंजाब से मुत्तसिल है, यहाँ मुसलमानों के अलावा सिख, डोगरे और राजपूत हिंदू कसरत से आबाद थे। ज़्यादातर गैर मुस्लिम आबादी पढ़ी लिखी, तजारत और मुलाजमत पेशा थी। फौज और ज़मींदारी पर भी इन्हीं लोगों का कब्जा था। वादी कश्मीर की निस्बत ये लोग हिंदुस्तानी पंजाब के ज़्यादा करीब थे। मुसलमानों की आबादी 53% थी, लेकिन अनपढ़ और पसमानदा जो दौलतमंद और गैर मुस्लिमों की नौकरी करके गुजारा करते, बड़ी ज़मींदारी डोगरों, सिखों और हिंदुओं के पास थी। दूसरा सूबा कश्मीर था, जिसे वादी जहलम या वादी कश्मीर भी कहा जाता है। श्रीनगर इसी सूबे में वाक़या है और यही असल कश्मीर जाना जाता है। यहाँ तकरीबन 81% मुसलमान आबाद थे, लेकिन बदकिस्मती से शदीद गुर्बत उनका मुक़द्दर थी और सदियों से ये लोग इसी गुर्बत में पिस रहे थे। गुर्बत की वजह से ना उनका अपना कोई तशख़्ख़ुस था, ना आवाज़ और ना ताकत। कश्मीर का तीसरा सूबा गिलगित एजेंसी बल्तिस्तान और लद्दाख के इलाके थे। ये इलाका सिखों ने 1841-42 में फ़तह करके कश्मीर में शामिल किया था। लद्दाख और बल्तिस्तान का इलाका तकरीबन वादी कश्मीर की तरह का ही था, लेकिन ये इलाका सियासी वजूहात की वजह से अंग्रेज़ों ने हट्टे पर ले रखा था। गिलगित बल्तिस्तान की आबादी 80% मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। चौथा अहम सूबा पूंछ का इलाका था, जो महज एक ज़ाती जागीर बल्कि रियासत के अंदर एक रियासत थी। आबादी 90% से ज़्यादा मुसलमानों की थी। जागीरदार और महाराजा हरि सिंह के ख़ानदान का ही एक फ़र्द था। ये लोग दलेर, जंगजू, खुददार और सिपाहियाना खसूसियात के हामिल थे। पूरा इलाका फौजी भर्ती का मरकज़ था। महाराजा कश्मीर हरि सिंह डोगरा कट्टर हिंदू था, जिसे मुसलमानों पर कतई एतमाद नहीं था। अपने इक़्तिदार की मजबूती के लिए उसका सारा इन्हिसार हिंदू डोगरों पर था, इसीलिए तमाम तर ओहदेदार भी हिंदू और डोगरे ही थे। बहुत कम मुसलमानों को सरकारी ओहदे से फैज़याब किया गया था, लेकिन वो भी बहुत जांच पड़ताल के बाद, ख़ास तौर पर ऐसे मुसलमान जो महाराजा की वफादारी के मयार पर पूरा उतर सके। और आम मुसलमान जो थे, उनका मुकद्दर मुस्तकिल गुर्बत जहालत थी। उनकी खस्ता हाली का ये आलम था कि दिन दहाड़े खेतों में काम करने वाली मुसलमान ख़वातीन को डोगरे और हिंदू सिपाही हाँक कर ले जाते और गरीब मुसलमान दम ना मार सकते।
महाराजा की डोगरा नवाजी का ये आलम था कि अगस्त 47 में कुल 10 बटालियन फौज थी, जिसकी सिर्फ 2 बटालियंस में 2-2 कंपनियां मुसलमानों की थीं। हालांकि कश्मीर में मुसलमान आबादी तकरीबन 81% थी। कश्मीर का मसला समझने के लिए हमें 1947 से भी पहले के दौर में जाना होगा, जब हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी जोर पकड़ रही थी। तो कश्मीर में भी चंद मुसलमानों ने मिलकर कश्मीरी मुसलमानों के लिए असेंबली में मजीद सीटों का मुतालबा किया। एक कश्मीरी नौजवान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अपनी तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुकम्मल करके 1930 में श्रीनगर वापस आया तो उसने मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम शुरू किया। कुछ और भी पढ़े लिखे कश्मीरी मुसलमान उसके साथ शामिल हो गए, जिनमें एक और पुरजोश मुसलमान नौजवान चौधरी गुलाम अब्बास भी था। अपनी जिद्दोजहद को सियासी रंग देने के लिए उन्होंने अपनी इस कोशिश को ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम दिया। 1934 में दोनों में इख्तलाफ पैदा हो गए तो शेख अब्दुल्ला ने पार्टी छोड़ दी। इसी दौरान शेख अब्दुल्ला का भारतीय कांग्रेस से राब्ता हुआ तो उनकी मदद से शेख अब्दुल्ला ने 1938 से 39 में ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से नई पार्टी कायम कर ली। कांग्रेस की वजह से शेख अब्दुल्ला ने इसे सेकुलर रंग दिया और कुछ हिंदू भी पार्टी में शामिल किए। 1944 में शेख अब्दुल्ला ने कायदे आज़म से दोनों पार्टियों में तस्वीर की दरख्वास्त की। कायदे आज़म को हिंदुस्तान के मुसलमानों का गैर मुतनाज़ लीडर करार दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसे कायद की तरफ से वो सपोर्ट ना मिली जिसका वो ख्वाहिशमंद था। कायद की सपोर्ट चौधरी गुलाम अब्बास की तरफ रही, जिसे शेख साहब ने अपनी बेइज्जती समझा और मजीद नेहरू के करीब हो गया। 1947 तक यही सूरत हाल रही। बहरहाल तकसीम हिंद के वक्त दोनों रहनुमा जेल में थे। मुख्तसरन कहा जाए तो इसमें कोई मुबालगा नहीं कि तकसीम हिंद एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया था, जिसमें अंदाजन 5 लाख इंसान लुक़माए अजल बने। कुछ हवालों से ये तादाद 10 लाख या इससे भी ज़्यादा थी। इस सानहे के नतीजे में पूरा बरे सगीर खून में नहा गया, जो बिल आखिर मुस्तकिल दुश्मनी और नफरत की बुनियाद बना। कश्मीर भी इस खूनी सानहे से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। जिस बुनियाद पर बरे सगीर तकसीम हुआ उसके मुताबिक महाराजा कश्मीर हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ इल्हाक कर सकता था या अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रख सकता था। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक कश्मीर को हर सूरत में पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए था और यही सबको उम्मीद भी थी। भारत के आखिरी नामजद गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन महाराजा की दावत पर जून 1947 में कश्मीर गए और महाराजा को समझाया कि अगर वो पाकिस्तान के साथ 14 अगस्त तक इल्हाक कर ले तो भारतीय हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। साथ साथ लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा पर जोर दिया कि फैसला जो भी करें अवाम की राय ज़रूर मलहूज़े खातिर रखें। लेकिन महाराजा को खौफ था कि अगर वो भारत के साथ इल्हाक करता है तो वहाँ जमहूरियत की मौजूदगी में महाराजा का कोई किरदार नहीं रहता, और अगर पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ तो पाकिस्तान उसे हटाकर किसी मुसलमान को ऊपर ले आएगा। दोनों सूरतों में उसका इक़्तिदार खतरे में था, लिहाजा महाराजा की नज़र में वाहिद हल आज़ाद रहना था। महाराजा खामोश रहा और मज़ीद सोच विचार के नाम पर 15 अगस्त को दोनों ममालिक के साथ स्टैंड स्टिल मुआहदा कर लिया, जो गालिबन वक्त हासिल करने की चाल थी। बहरहाल हालात का अंदाज़ा लगाते हुए महाराजा ने 3 अहम इक़दाम किए। मुसलमानों की तरफ से मुतवक्के गड़बड़ पर काबू पाने के लिए 2 ख़ुसूसी फ़ौजी कंपनियां खड़ी की जो गैर मुस्लिम फ़ौजियों पर मुश्तमिल थी। दूसरा अहम काम गिलगित एजेंसी यानी शुमाली इलाका जात का कंट्रोल संभालने के लिए ब्रिगेडियर गंसारा सिंह को एजेंसी का गवर्नर बनाकर भेज दिया, जिसने वहां पहुंचकर जिम्मेदारियां संभाल ली। और तीसरा अहम कदम ये उठाया कि फिरोजपुर फौजी डिपो में 7000 पुरानी राइफलें मौजूद थीं। 14 अगस्त से पहले ये राइफलें खुफिया तरीके से जम्मू लाई गईं, जिन्हें जम्मू कले में छुपा दिया गया। 15 अगस्त के बाद उनकी मुरम्मत करके ज़ाती हिफाजत के बहाने हिंदुओं में तकसीम कर दिया गया। 14 अगस्त तक जब महाराजा फैसला न कर सका तो फसादात की इब्तिदा हुई। ये इब्तिदा 3 मकामात से हुई। वो 3 मकामात क्या हैं, इसे अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। वो वक्त भी देखे हैं हालात की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखे हैं हालात की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन मेरे साथ बने रहने के लिए। अगले नशिस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।